अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। अवैस सलीम साहब, सबसे पहले मैं मुईद यूसुफ के जो वाशिंगटन दौरा है उस पर बात करूंगा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अलावा भी जो थिंक टैंक्स और दूसरे काफ़ी लोगों से उनकी मुलाकात भी हैं डेली बेसिस पे। और मैं चाहूँगा कि साथ ही साथ और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी आप जो है तजिया करें। जी देखें आसिम, इस दौरे के हवाले से अंदाजे तो बहुत लगाए जा रहे थे कि यह दौरा क्यों किया गया है, और शायद इसका कोई ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से तो है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ साथ जो अमेरिका को फौजी अड्डे देने की बातचीत चल रही थी, शायद उसका भी कोई इससे ताल्लुक है। लेकिन हमारे पास अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें जो रिपोर्टिंग अमरीकी साइड पे हुई है और जो मुईद यूसुफ साहब ने पाकिस्तान एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है उसी पर हम अपना एनालिसिस बेस कर सकते हैं। तो उसमें यही नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान इस दौरे का सेंटर पीस तो था। हमारे यहाँ जो एक तबका पिछले कुछ अरसे में बड़ा एक्टिव हो गया है, जो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जी बस अमेरिका भाग रहा है और उसकी शिकस्त हो गई है, और अब वो जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं उसमें मैटर नहीं करता, और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने ही वाले हैं, और तालिबान के कांधों पे चढ़ के जो है वो अब हम इस रीजन में रूल करेंगे। मुईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े वाज़े अल्फाज में शायद इसका अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस किस्म के सेंटिमेंट के साथ इत्तेफाक नहीं करती। मुईद यूसुफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के भी वही हैं कि वहां पर बदअमनी हो रही है और मजीद बढ़ेगी अगले कुछ अरसे में, और अमेरिका और पाकिस्तान इस हवाले से मिलजुल कर काम कर सकते हैं। सो एक तो ये चीज वाज़े हो गई। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी गुफ्तगू में मैंने पिक की, उन्होंने ये कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो ठिकाने बनाए हुए हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए, उनको बंद होना होगा। तो उससे ये जो तासुर हमारे यहाँ दिया जाता था कि जी अफगान तालिबान और टीटीपी जो है पाकिस्तानी तालिबान, वो कोई दो अलग-अलग ग्रुप हैं, और जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां नहीं करते, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, और ये सिर्फ शायद तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन है। इस तासुर की भी नफी हुई है कि ये दोनों मिलजुल कर कार्रवाइयां करते रहे हैं। अदरवाइज टीटीपी को अफगानिस्तान में जो सेफ हेवंस हैं, जो पनाह है, वो देने की कोई अदरवाइज आपको वजह समझ में नहीं आती। तीसरी चीज जो इस सारी गुफ्तगू में बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि मुईद ने बड़े अगेन कोई उन्होंने लगी लिपटी नहीं रखी कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देखता है एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसके साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी आगे चलना चाहिए, और अफगानिस्तान में आइंदा भी सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलजुल कर काम करते रहेंगे। सो जो ये एक तासुर था कि इसके बाद जब अमेरिका निकल जाएगा, शायद अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़ दिया और सिर्फ अपना रुख चाइना की तरफ कर लेगा, इस तासुर की भी नफी हुई है। ये अच्छी बात है कि अपनी गुफ्तगू में जो अमेरिकी साइड से भी हुई या मुईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं देख रहे। ये ठीक है कि अफगानिस्तान इस वक्त एक अहमियत इख्तियार किए हुए है, लेकिन वो एक वाइड रेंजिंग इश्यूज पर काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। ये और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का ये जो फैसला है कि इस वक्त वो जरा एक स्टेप बैक करें और ये देखें कि अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, प्रोसेस जो है वो अफगान लेड हो, अफगान खुद अपने लिए ये फैसला करें। ये मेरा ख्याल है इस वक्त एक दुरुस्त फैसला है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी टांग खामखा वहां अड़ाने की कोशिश न करें और किसी एक ग्रुप के साथ अलाइन न करें।
سو میرے خیال میں یہ دورہ جو تھا یہ اس حوالے سے جو ہمارے یہاں ایک سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے خام خواہ کی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اہم تھا، اور پاکستان اور امریکہ کے جو ذاتی تعلقات ہیں دو طرفہ ان کے حوالے سے بھی شاید کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملی ہوگی. جیسی رپورٹنگ پچھلے کچھ عرصے میں اڈوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے، یا ایون اس دورے میں بھی آپ نے دیکھا اس پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی اس چیز پر کہ جی بائیڈن نے فون نہیں کیا عمران خان کو یا عمران خان کا فون نہیں سنا. میرے خیال میں یہ چیزیں شاید اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں، نہ ان کو پرسنلی لینا چاہیے. اگر کسی نہ کسی سطح پر بھی گفتگو ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تو وہ زیادہ امید افزا بات ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ موید یوسف نے بڑا کلیئر بتایا کہ نہ ہی امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے مانگے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی اڈے ہم نے دیے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر ان کی جو قیادت ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب absolutely not کو ڈسکرائب کرتی ہے تو اس سے پرسیپشن یہ ملتا ہے کہ یس امریکہ نے اڈے مانگے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا. تو یہ بھی ایک وہاں پہ کوشچن ہوا تھا اور آپ نے اس کو شاید کلیئر بھی کر دیا ہے. اور پھر انڈیا اور افغانستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی موید یوسف نے ایک بڑی کلیئر بات کی کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر کسی ملک کے اندر جو ہے ساحل سمندر یا پورٹ نہیں ہوتی تو وہ انٹرنیشنل لا جو ہے اجازت دیتا ہے کہ وہ سرزمین یوز کر سکتا ہے جو بھی اس کے بارڈر کے ملک ہیں. تو دو تین چیزیں بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو تبصرہ دیتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے. موید یوسف صاحب کے ان کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ہمارے یہاں صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو لارجر دین لائف پینٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس نے شاید ایسے چھکے چھڑا دیے ہیں دنیا کے جو اس سے پہلے کوئی نہیں چھڑا سکا. اور عمران خان صاحب کے اور ان کے حامیوں کے ساتھ جو یہ سچویشن ہے یہ کچھ زیادہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے حامیوں کو ہر وقت عمران خان صاحب میں محمد بن قاسم بھی نظر آتا رہتا ہے، طور الغازی بھی نظر آتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں اور کون کون نظر آتا رہتا ہے جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان تو نیا بنائے گا، جو بنائے گا وہ پوری دنیا کو بھی فتح کر لے گا ان کے لیے. اسی لیے ان کے خیال میں پوری دنیا میں اس وقت کوئی اور لیڈر ایسا نہیں ہے جس کا کیرزما اور جس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ میچ کرتی ہے. میری دعا ہے کہ ان کی یہ امیدیں جو ہیں وہ پوری اترے ہیں. لیکن اسی قسم کے سینٹیمنٹ پہ اور اسی قسم کے گھوڑے پہ چڑھ کے جب پچھلے سال انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اب عمران خان صاحب سبق سکھائیں گے سعودی عرب کو، تو ہم نے دیکھا کہ چند ماہ کے بعد کس طرح عمران خان صاحب کو واپس سعودی عرب جانا پڑا اور اس ریلیشن شپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرنی پڑی. تو اسی طرح اب وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب نے امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب خان صاحب اور چائنا مل کے جو ہے وہ اس ریجن میں نئی سپر پاورز کریٹ کریں گے اور امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی دنیا میں. موید یوسف نے بڑے واضح الفاظ میں اور بڑے سٹل طریقے سے اس تاثر کی نفی کی ہے. باقی جو ہے وہ امیدوں کے گھوڑے دوڑانا یا قیاس آرائیاں کرنا ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے. اسی لیے اس قسم کے لوگوں کو کی بورڈ واریئرز کہا جاتا ہے، جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل. آگے چلتے ہیں. سی پیک چیئرمین جو ہیں وہ سب سے زیادہ کنٹروورشل بنے جنرل ریٹائر عاصم باجوہ صاحب، اور پچھلی دفعہ جب ان کے حوالے سے امریکہ میں جو ہے وہ ان کی کچھ جائیدادوں کے بارے میں بات کی گئی، ان کے بزنس کے بارے میں بات کی، تب بھی وہ بہت زیادہ کنٹروورشل بنے، اور اس کے بعد ان کا استعفیٰ دینے کا مطالبہ جو تھا بہت تیزی سے اوپر ہوا، لیکن پھر بھی اس وقت استعفیٰ نہیں دیا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا تجزیہ دیں اپنا کہ واقعی استعفیٰ دینے کی وجہ چینی جو لوگ ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان پہ حملے ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہیں اب کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل دباؤ کے تحت.
जी देखें, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो पूरी दुनिया में जो इस किस्म की हसास अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहां पर ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाता है जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो और उन पर किसी किस्म की उंगलियां ना उठाई जा सके। अब आसिम बाजवा साहब को मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस ओहदे के लिए इसलिए मुंतखब किया गया था क्योंकि उनकी लास्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो कोर कमांडर कोयटा के तौर पर थी, और वहां पर जो है उनका इन्फ्लुएंस भी था। ये जो बाप पार्टी बलूचिस्तान में बनी है, इस हवाले से भी उनका नाम आता रहा है, वो उस रीजन को भी जानते थे। तो शायद ये समझा गया कि वो अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए इस पोजीशन के लिए मुनासिब रहेंगे। अब हुआ ये कि उसके फौरन बाद जो खबरें सामने आना शुरू हो गई, खास तौर पर उनके अमेरिका में मुकीम खानदान और उनके कारोबार के हवाले से, उसने एक तरह से उस पिक्चर को थोड़ा सा टेंट कर दिया, उसको दागदार कर दिया। और होना ये चाहिए था कि जब इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आए, जब आप अपनी तकरीरों में और अपनी आवाम को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि चाइना जो है आप उसकी तरफ देखें और पाकिस्तान पर भरोसा रखें, लेकिन खुद आप अपने खानदान को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रहे हो अमेरिका में, जिसके साथ चाइना का एक बड़ा वाज़े कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर लोग ये सवाल करने में हक बजानिब होते हैं कि जो उम्मीद आप इस मुल्क के हवाले से हमें दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको खुद अपने लिए और अपने खानदान के लिए क्यों नहीं है। फिर जिस तरह से मनी ट्रेल का मुतालबा उनसे किया गया, ज्यादातर ऑपोजिशन की तरफ से किया गया, वो अगेन मेरा ख्याल है बड़ा लेजिटिमेट था कि मुमकिन है उनके कारोबार पर कोई ऐसी उंगलियां ना उठती हों, मुमकिन है कि उनका कारोबार जो है वो बिल्कुल उसकी मनी ट्रेल जो है वो वाजे हो और कोई एतराज उस पर ना किया जा सके, लेकिन उनको इस हवाले से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम क्लीन, वो होना चाहिए था। उन्हें सामने आकर वो कागजात पेश करने चाहिए थे, अपनी सफाई देनी। लेकिन वैसा उन्होंने तो इमरान खान तो उनसे उनको जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ जो भी। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उन्हें इन अपने तमाम मामलात को पब्लिक करना चाहिए था और सबूत पेश करने चाहिए थे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद हमें यह बताया गया कि उन्होंने सबूत खान साहब को पेश कर दिए और वो उससे मुतमईन हो गए हैं। अब सवाल ये है कि खान साहब जो हैं वो ना कोई फॉरेंसिक ऑडिटर हैं, ना माली मामलात को इन्वेस्टिगेट करने में उनकी कोई एक्सपर्टीज है, तो वर्ड ऑफ माउथ पर उन्होंने कैसे एतबार कर लिया? इस तरह तो हमारे यहाँ हर आदमी जो है वो ये कहता है कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे, जरदारी साहब भी यही कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाते हैं वो भी यही कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मामला चल रहा है उसमें आप क्यों फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए और आपने पूरी एफबीआर की कार्रवाई की कि उनकी मनी ट्रेल जो है उसको पूरी तरह से जांचा जा सके। तो जब आप इस तरह का एक रवैया रखते हैं जिसमें एक मामले में आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ हो और दूसरे मामले में मुख्तलिफ हो, तो फिर लोग आपको क्रिटिसाइज करने में हक बजानिब होते हैं। अब उनका ये ख्याल था कि क्योंकि उसके फौरन बाद जो उनका दूसरा ओहदा था जिसमें वो मुशीर थे वजीर आजम के बराए इत्तलात और नशरियात, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनका ये ख्याल था कि शायद स्पॉटलाइट उनके ऊपर से हट जाएगी और वो अपना काम कर सकेंगे। खासतौर पर अभी रिसेंटली जो सीपैक अथॉरिटी का बिल पास किया गया था कोई 2-3 महीने पहले, उसके बाद उनको पूरी टर्म मिली थी कि शायद उनसे सवालात उस तरह से नहीं होंगे, लेकिन हमने देखा कि वो प्रेशर बाकी रहा। अब ये बातें भी की जा रही हैं कि इस चेंज में कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है, क्योंकि चाइना शायद जिस किस्म की प्रोग्रेस हो रही थी सीपैक पर, उसके स्लो डाउन होने की भी बातें हो रही थी, और ये मैंने बहुत अहम लोगों से ये बातें सुनी हैं कि काम वाकई उस पर स्लो हो गया था। अब उसमें कोई इलविल शामिल थी या नहीं थी, मेरा ख्याल है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब आपका दामन दागदार हो जाता है तो फिर आप जितना मर्जी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करें, वो प्रेशर बढ़ता रहता है और ऐसे लगता है कि आसिम बाजवा साहब बिला आखिर उस प्रेशर के सामने हार मान गए। अब जो उनकी जगह खालिद मंसूर साहब आए हैं
خالد منصور صاحب اگین مجھے لگتا ہے کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اینگرو کا بیک گراؤنڈ ہے اور اسد عمر صاحب کا بھی اینگرو کا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ریکمنڈیشن کہیں نہ کہیں شامل رہی ہوگی، کیونکہ اسد عمر صاحب اس اتھارٹی کو بھی چیئر کرتے ہیں جس کو یہ سی پیک اتھارٹی رپورٹ کرتی ہے اس منسٹری کو. سو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن میں اس طرح خفیہ کام کرنے کے بجائے آپ کو ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹس کرنی چاہیے، معاملات کو پبلک کرنا چاہیے، تاکہ جس قسم کے اعتراضات پہلے اٹھتے رہے ہیں آئندہ نہ اٹھیں، اور اگر ان کا کوئی فائدہ ملک کو ہونا ہے تو وہ فائدہ بغیر کسی اعتراض کے ہو اور کام آگے چلتا رہے. اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میں آپ کی ایک ٹویٹ کا ذکر کروں گا کہ جو پاکستانی روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں گرا ہے، اور آپ نے بڑی پرانی جو ہے عمران خان کی فوٹیج بھی ساتھ لگائی ہے، تو واقعی ایک دم ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو پری میچور سیلیبریشن کا ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے نا حکومتوں کا، کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً وہ اس پر پریس کانفرنسیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے حامی بھی ڈنڈورے پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بس اب تو ہماری حکومت نے کمال کر دیا اور بس اس کے بعد جو ہے وہ حالات تبدیل ہونے ہی والے ہیں. یہ اس کا ایونچول فال آؤٹ ہے. اب جب روپیہ کچھ مضبوط ہوا تھا ڈالر کے مقابلے میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو فارن انویسٹمنٹ تھی ملک میں لانے کی کوشش کی تھی، اور آپ ہاٹ منی پرسو کرتے رہے تھے جس میں آپ نے ایکسٹرا انسینٹیو دیے تھے فارن انویسٹرز کو کہ آپ پیسہ ہمارے یہاں رکھیں تو ہم آپ کو ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ زیادہ دیں گے جو آپ کو اپنے ملکوں میں ملتا ہے. پھر آپ نے جو قرضہ آئی ایم ایف سے یا دوسرے ملکوں سے لیا تھا، چائنا سے یا سعودی عرب سے، وہ بھی آپ نے اس میں اپنی فارن ریزروز میں شو کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کشن ملا تھا. پھر آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ آپ نے اس کو کم کرنے کی کوشش میں اپنا خرچہ جو ہے جو آپ کی خاص طور پر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے را مٹیریل باہر سے آتا تھا، آپ نے اس کو بالکل مینیمائز کر دیا تھا. پھر کووڈ کا بھی اس میں ایک وہ سلسلہ رہا جس کی وجہ سے امپورٹ بل آپ کا بہت کم ہو گیا تھا. ہم نے اس پر بھی شادیانے بجانے شروع کر دیے کہ جی دیکھیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. سو اس کی وجہ سے روپے کو تھوڑا سا سہارا ملا تھا. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس وقت جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی، جس وقت آپ کی مینوفیکچرنگ دوبارہ شروع ہوگی تو آپ کا امپورٹ بل دوبارہ بڑھے گا اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ مائنس میں جانا شروع ہو جائے گا، جو کہ اب شروع ہو گیا ہے. اور اسی کی وجہ سے دوبارہ، کیونکہ اس سے پہلے مارکیٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں تھی، سو اس کا ریٹ کم تھا. اب جب ڈالر کی ڈیمانڈ دوبارہ شروع ہوئی ہے، کاروباری ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہوئی ہے، تو وہ ڈالر نے دوبارہ اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا روپے کے مقابلے میں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں شادیانے بجاتے ہوئے تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کو لے کے نعرے نہ مارنا شروع کر دیا کریں، بلکہ ایک ٹرینڈ کو دیکھا کریں کہ یہ ٹرینڈ کیا 2-4 سال ہولڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اگر وہ نہیں کرتا، ہر چند دن کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو پھر آپ کو اپنے حامیوں کو اور اپنے عوام کو ایک فالس ہوپ نہیں دینی چاہیے. بالکل بالکل. اب چلتے ہیں اگلا جو سوال ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف آمنے سامنے کھڑے نظر آئے اور مختلف ٹاک شوز میں جو ہے ان کے بیانات کی مختلف طریقے سے تشریح کی گئی. میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ کریں آپ. دیکھیں یہ جو نواز بمقابلہ شہباز سلسلہ ہے نا، یہ چل رہا ہے 93 سے. جب نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ یہ تقریر کی تھی اپنی حکومت ٹوٹنے کے بعد کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، بلکہ ٹوٹنے سے ذرا پہلے کر دی تھی شاید انہوں نے، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح سے ہم نے پروجیکٹ کرنے اور سامنے لانے کی کوشش کی تھی وہ ہمارے ہاتھوں سے اب وہ مورا نکلتا جا رہا ہے، تو ہمیں ایک اور مورے کی ضرورت ہے. اور وہ مورا شاید
शहबाज शरीफ हो सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा इस तरह की रही है कि वो सबको साथ लेकर चलें, वो रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, वो इदारों पर तनकीद ना करने की बात करते हैं, वो चौधरी निसार को साथ मिलाकर जो गेट नंबर 4 है वहां जाकर खुफिया मुलाकातें भी करते रहे हैं। सो बारहा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम मिलता रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए नवाज शरीफ साहब या अब मरियम नवाज के मुकाबले में। लेकिन मसला ये है कि जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब का है, और अगर शहबाज शरीफ साहब को यह अंदाजा होता कि वो पार्टी को अपने तौर पर लीड कर सकते हैं और वो वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, तो शायद अब तक फूट बाकायदा तौर पर पड़ चुकी होती। लेकिन क्योंकि खानदान के अंदर दोनों जो फैक्शंस हैं, चाहे वो शहबाज ग्रुप हो या नवाज ग्रुप हो, उनको ये पता है कि हमारा सर्वाइवल इसी में है कि हम इकट्ठे रहें। सो मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों भाई जो हैं ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। एक भाई जो है वो एक बात करता है, दूसरा भाई दूसरी बात करता है, और वो दोनों फैक्शंस को इसी तरह से खुश रखते हैं। और इवेंचुअली हमने ये देखा कि जब भी कोई एनआरओ लेने का मामला हो या एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने का मामला हो या हुकूमत में आने का मामला हो, तो वो दोनों फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना था तो उस वक्त शहबाज शरीफ के नैरेटिव को इस्तेमाल किया गया। जब शहबाज शरीफ का नैरेटिव कामयाब हो गया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, और उसके बाद मरियम बाहर नहीं जा सकी, जो कि हमने सुना था कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो भी बाहर जाएंगी, तो दोबारा नवाज शरीफ साहब का जो एग्रेसिव नैरेटिव है वो सामने आ गया। सो ये जो टॉक फाइट फाइट वाला एक स्ट्रेटजी इनकी है, मुझे तो लगता है कि ये एक सोचा समझा मंसूबा है। लोग इसमें से जो मतलब निकालने की कोशिश करते हैं वो ड्राइंग रूम डिस्कशंस के लिए या टॉक शोज की महफिलें सजाने के लिए तो शायद करामत है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि इनके अंदर इस हद तक फूट पड़ चुकी है कि दोनों भाई जो हैं वो एक दूसरे से अच्छा आप ये समझते हैं, आप करना चाहते हैं। सॉरी मैंने आपको कहा कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाह रही कि इमरान खान 2 साल से पहले चले जाएं, मतलब वो अपना पूरा जो उनका टर्न है वो पूरा करें। क्या सियासी जमातें ये समझती हैं या वो चाहती नहीं है कि अभी हम इनको छेड़ें, जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे फिर देखते हैं? क्या कहेंगे आप आपकी नज़र में क्या है? देखें, ये तो जब पीडीएम बनी थी मैंने उसी वक्त ये कहा था कि इस तरह से ना हुकूमतें जाया करती हैं ना उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में जो एक रिवाज पड़ गया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 में आई तो इमरान खान साहब सड़कों पे निकल गए, और इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान साहब सड़कों पे निकल गए। इस रिवाज को खत्म होना चाहिए। जो हुकूमत इक़्तिदार में आए उसको अपने टेन्योर पूरा करना चाहिए। अब जो ये सवाल है, सो जब वो तारीखें दे रहे थे मैंने उन तारीखों से भी कभी इत्तेफाक नहीं किया, और उनको भी लकीली मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ कि बड़ी जल्दी ये अंदाजा हो गया कि इस तरह हुकूमत नहीं जा सकती, हम इतना प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते जितना हमारा ख्याल था, क्योंकि ना इमरान खान साहब कामयाब हुए थे ना ये कामयाब हुए। तो ये तो एक अच्छी चीज हुई है। अब उसके बाद आपने देखा कि मरियम ने खुद 2-3 प्रेस टॉक्स में ये कह दिया है कि जी हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो कोशिश वो कर रहे थे कि इनको वक्त से पहले निकाला जा सके, वो कोशिश नाकाम हुई। दूसरा ये कि उनको अब ये भी अंदाजा हो गया है कि 3 साल तो इस हुकूमत को हो गए हैं ऑलरेडी, और अब तकरीबन 1 साल ही बाकी रह गया है, क्योंकि आखिरी साल जो है वो तो वैसे ही इलेक्शन ईयर होता है जिसमें आप कैंपेनिंग कर रहे होते हैं और जो है अपनी टिकटें बांट रहे होते हैं वगैरह वगैरह। उसमें हुकूमत उतनी साउंड फुटिंग्स पर नहीं रहती है, एक इनकम्बेंसी का फैक्टर हो जाता है। सो अगर वो फाइनली इस नतीजे पर पहुंच गए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये समझदारी का फैसला है। ऐसा ही होना चाहिए था पहले दिन से कि जो हुकूमत आई है वो अपने 5 साल की खूबियों और खामियों की बुनियाद पर अगले इलेक्शन में जाए, ताकि अपोजिशन को भी अपना केस बिल्ड करने का मौका मिले और उस हुकूमत को भी ये कहने का मौका ना मिले कि हम अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म
होने वाला है, लेकिन हम आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे कि कोरोना जिस तरीके से कोविड-19 ने इस पाकिस्तान के अंदर जो है उधम मचाई हुई है, और स्पेशली सिंध की आवाम जो है वो एक अजीब किस्म के माहौल से गुजर रही है कि कहीं हम देख रहे हैं कि 5-5 हज़ार लोग जो हैं एक साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं, बाकायदा जंग की सूरत हाल है, दरवाज़ा खुलता है, हज़ारों लोग जो हैं वो घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़ख्मी भी होते हैं। फिर हमने देखा कि जगह जगह चौकियां बनाई हुई हैं जहां से 4 गाड़ियां गुजर सकती हैं, वहां से सिर्फ एक गाड़ी गुजारी जाती है और बताया जाता है कि जनाब ये कोरोना की वजह से है, सेफ्टी इकदामात हैं। इतनी सख्ती एकदम करना और उसके बाद आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुहर्रम में किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो वे सलीम साहब ये बताएं कि वैसे तो इंटरनेशनली उसमें आप देखें कि फ्लोरिडा के अंदर भी सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी जो है बहुत सख्त किस्म की पाबंदियां हैं। तुर्की में जो है वो किसी को भी 10 दिन की क्वारंटीन के बगैर नहीं छोड़ा जा रहा, और तो ये इस पे थोड़ा सा तजज़िया दें। देखें आसिम, इस वक्त दोबारा वो सिचुएशन पैदा हो गई है, ये जो अगेन वो जो मैं पहले प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बात कर रहा था। कोविड के हवाले से लोगों में 2 तरह के सेंटिमेंट थे। एक तो वो लोग थे जिनका जो कोविड फटीग का शिकार हो गए थे, जिनका ये ख्याल था कि हम जो है बस हमने बहुत इंतजार कर लिया, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, अब हमें बाहर निकलना है, हम पाबंदियों का सामना मजीद नहीं कर सकते। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने ये समझ लिया कि क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, सो अब वैक्सीनेट होने के बाद शायद हमें खतरा उस तरह से बाकी नहीं रहा, सो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। हालांकि पहले साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया, फिर अब ये इंडियन वेरिएंट डेल्टा के नाम से सामने आ गया है, जिसकी इम्यूनिटी जो है वो पहले जो वैक्सीन्स बनी है उनके मुकाबले में उतनी नहीं थी। और वो जो एक एंटी वैक्सीन तबका पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, पूरी दुनिया में है, वो तो अपनी जगह मौजूद ही था। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वैक्सीनेशन की पूरी दुनिया में जो डेटा सामने आ रहा है वो ये है कि नए वेरिएंट्स का शिकार ज्यादातर वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अगर वैक्सीन लगवाने वाले इसका शिकार हो भी रहे हैं तो उनमें सिम्टम्स या तो ज्यादा सख्त नहीं है और वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनका डेथ रेट जो है वो बिल्कुल फ्रैक्शंस के बराबर है, उतना नहीं है जितना शुरू में था। सो ये वो चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं और अपनी एहतियात जारी रखें। वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल तमाम एहतियातें छोड़ दें और आप सड़कों पर निकल जाएं और ये समझें कि जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो गई है। अमेरिका में भी जो इस वक्त स्टैट्स सामने आ रहे हैं, जिन एरियाज में वैक्सीनेशन कम रही है या जिन एरियाज में लोगों ज्यादातर अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अब इवन ह्यूस्टन में जहां मैं रहता हूँ ये सूरत हाल है कि हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि टेक्सास और फ्लोरिडा इस वक्त लीड कर रहे हैं जो नया कोविड केसेस का सर्ज है उसको। और ये दोनों स्टेट्स रिपब्लिकन स्टेट्स हैं जहां पर ना लोग उस तरह से एहतियात करते हैं, ना हुकूमत उतनी सख्ती से एसओपीज को इम्प्लीमेंट करा रही है। तो हमारे यहाँ तो अभी ना लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, ना वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ना हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो अस्पतालों में सब लोगों को इलाज की सहूलतें मुयसर कर सकें। सो हमारा तो जो बचत है वो इसी चीज में है, अल्लाह पर भरोसे के बाद, कि हम एसओपीज को फॉलो करें और इंतजार करें कि जहाँ इतना वक्त गुजर गया वहाँ कुछ और वक्त गुजर जाएगा, और इस दौरान में जल्द से जल्द वैक्सीनेट होने की कोशिश करें ताकि इससे बचा जा सके। बिल्कुल नाज़रीन, आज के शो में हमने काफ़ी खबरें कवर करने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूँगा कि आप कोविड-19 के हवाले से 2 चीज़ों पर ज़रूर अमल करें। एक तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो आप अपने आप को बचा लेंगे इससे। और वैक्सीन, यस, अगर आपको मौका मिलता है आप पहली फुर्सत में वैक्सीनेटेड हो। अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, काफ़ी गैप के बाद हमने प्रोग्राम किया है। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते तक मुझे और अवैस सलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.
Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.